हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम परसेंटेज की कॉन्सेप्ट वीडियो 2 करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अभी आपको समझ में आ जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एक्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं 30% से। अब इस बात का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स को इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब एक्स के अंदर कुछ ऐड किया जा रहा है। सबको इतना समझ में आता है ना, इंक्रीज का मतलब कुछ ऐड होता है। अब एक्स के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, 30% किसका। जब ये नहीं लिखा हो तो इसका मतलब होता है 30% ऑफ इट सेल्फ। समझ गए ना। तो मैं दोबारा लिख के दिखाता हूं आपको। हमने एक्स के अंदर क्या ऐड किया, हमने एक्स के अंदर इसी का ही 30% और ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा x प्लस 3/10x। आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 13/10x। आई होप सबको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है। अब नीचे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। हमने y के अंदर 20% डिक्रीज किया। अब डिक्रीज करने का मतलब y था उसके अंदर से कुछ कम कर दिया हमने, क्योंकि हमने y की वैल्यू को घटाना चाहा ना। घटाने का मतलब हमने माइनस करा, कुछ कम करा। अब 20% किसका, जब कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में तो y को हमने 20% कम किया है। तो आप समझ जाना 20% ऑफ इट सेल्फ। 20%, देखो मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। 20% ऑफ y ओनली। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसका मतलब 20% ऑफ y ऐसे लिखेंगे ना हम। बिल्कुल सही है। और हमें एक बात तो पता होगी, हमने कॉन्सेप्ट वीडियो 1 में देखा होगा कि परसेंट ही 1/100 होता है। क्या ये बात सबको याद है? ये बात सबको याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये कितना हो गया, ये 80/100 y हो गया। इसको काटते हैं, 4/5 y हो गया। ठीक है, ये भी हमें समझ में आता है। अब अगर मैं बोलूं कि मैं इस स्टेप से, ये जो क्वेश्चन है इस स्टेप पे डायरेक्टली आपको लिखना सिखा सकता हूं, तो आपका टाइम बचेगा ना ये लिखने का। इसी को ही हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब देख लेते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसको एग्जाम्पल ए बुला देते हैं, इसको एग्जाम्पल बी बुला देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ए में क्या दिया था। एग्जाम्पल ए में x से इवेंचुअली हमारा बना कितना, हमारा बना 13/10x। तो इसके अंदर मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 13/10। और ये 13/10 में और कैसे ला सकता हूं। एक तो ये कि ये पूरा प्रोसेस सोचूं, ये पूरा प्रोसेस करूं अपने रफ शीट पे, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मुझे इसको 30% से बढ़ाना था। ठीक है, तो मैं इसको 30% से डायरेक्टली बढ़ाता हूं। देखो मैं 1+30% कर दूं, अगर 1+30%, तो मेरे पे कितना आएगा 130/100, जो कि कितना होता है 13/10। क्या इसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर रखा है यहाँ पे, बिल्कुल इसी चीज से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो मैं इसी को इसका मल्टीप्लीकेटिंग फैक्टर बुला दूं तो चलेगा आपको। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, एग्जाम्पल बी। एग्जाम्पल बी देखते हैं। हमने y को 20% से घटाया था, 20% से घटाया। ठीक है, और हमारे पास बना क्या था, हमारे पास बना था 4/5y। अब अगर इस स्टेप को मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मैं 1-20% से घटाया था ना, इसीलिए मैंने माइनस लगाया, और इसको 20% को ऐसे लिख देता हूं। तो ये आएगा कितना, ये 80/100 आ गया, जो कि 4/5 होता है। और यही तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यहां से डायरेक्टली लिख सकता हूं कि अगर कोई परसेंट से इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस उस परसेंट की, जिस परसेंट से इंक्रीज हुआ है, 1 प्लस उसकी रेशियो फॉर्म लिख दो, और वही आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। और परसेंटेज डिक्रीज में 1 माइनस उसकी रेशियो फॉर्म कर दो। अब रेशियो फॉर्म का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि रेशियोज कुछ भी नहीं होते। रेशियो और परसेंटेज सेम चीज है। जैसे चलो यहां देखते हैं रेशियो फॉर्म का क्या मतलब है। रेशियो फॉर्म, अब 20% की रेशियो फॉर्म कितनी होती है, इसका तो हमने टेबल पढ़ा है ना। 20% की रेशियो फॉर्म होती है 1/5। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप परसेंट को क्या डाल सकते हो, 1/100 डाल सकते हो। तो आप डाल के देख लो, यहाँ पे यही आएगा आपके पास। 25% की रेशियो फॉर्म क्या होती है, 1/4।
33.33% की रेशियो फॉर्म क्या होती है? 1/3। ठीक है ना? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। 18.18 की रेशियो फॉर्म कितनी होती है? ये तो 9.09 इंटू 2 लग रहा है मुझे। और 9.09 क्या होता है? 9.09 होता है 1/11। तो 18.18 की हो जाएगी 2/11 रेशियो फॉर्म। और सबको मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आ गया ना? अभी इसके और भी एग्जाम्पल आएंगे। आप बस इस चीज को याद रखना कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, ये आपके बहुत काम आएगा। और प्रोसेस तो मैंने ऊपर करके दिखाई दिया है। चलो आगे चलते हैं। यहां देखते हैं। देखो, अब अगर देखो, मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से करता हूं। मेथड 1 करते हैं पहले। पूरा मेथड लिखते हैं। 100 माइनस, क्योंकि डिक्रीज करना था, 20% ऑफ इटसेल्फ। और इटसेल्फ तो यह 100 ही था, तो इसका आंसर 80 आ जाएगा ना? बिल्कुल सही। अब इसका मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 में मैं इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखता हूं। तो 1 माइनस माइनस क्यों किया? क्योंकि यहां डिक्रीज दिया था। और 20%, तो 1 माइनस 20% कितना होता है? 80/100, वो होता है 4/5। अब मतलब 4/5 ही क्या है? इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो पहले वैल्यू कितनी थी? पहले वैल्यू 100 थी। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80। ठीक है, दोनों से 80 आ रहा है। आई होप समझ गए होगे। चलो इसको देखते हैं। अब इसका मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर ना अब इसके नीचे ही लिख रहा हूं यहाँ पे। तो क्योंकि इंक्रीज है, तो इंक्रीज होता है तो 1 प्लस करते हैं ना। इंक्रीज होता है तो हम 1 प्लस रेशियो फॉर्म करते हैं। तो मैं लिख दूंगा 1 प्लस। अब इसकी रेशियो फॉर्म क्या होगी, आओ देखते हैं। हमने पढ़ा था 1/16 कितना होता है? 6.25% होता है। ये परसेंटेज टेबल में पढ़ा था हमने। ठीक है, अब अगर मैं 9/16 करूं तो 9/16 कितना आएगा? 9/16 आ जाएगा 56.25%। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस इसका रेशियो फॉर्म, और इसी का रेशियो फॉर्म है 9/16। तो यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया हमारा 25/16। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरे पे पुराना नंबर था, मैं डायरेक्टली उस पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दूंगा। मैं डायरेक्टली उस पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाऊंगा। अब ये 16 के टेबल से जा रहा है। ये 16 और 108 आएगा। अब 108 इंटू 25 कितना होता है? 108 इंटू 25 होता है 2700। और यही हमारा आंसर है। तो आई होप सबको मल्टीप्लाइंग फैक्टर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें कितना परसेंट से डिक्रीज करना है? अब डिक्रीज करना है तो मैं सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख के यहाँ पे 1 माइनस लिख दूंगा। और कितने परसेंट से डिक्रीज करना है? अच्छा भाई, 1/16 कितना होता है? 6.25%। तो ये साफ दिख रहा है ना, ये 3/16 होगा, क्योंकि ये 18.75%। तो 1 माइनस 3/16, तो ये हो गया 13/16। ठीक है, 4960 इंटू सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख देता हूँ यहाँ पे अब जो मैंने निकाला है 13/16। अब ये पक्का 16 के टेबल से जा रहा होगा, तो ये आ जाएगा 310। तो 310 इंटू 13 कितना होता है? वो होता है 4030। तो आई होप आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना अब समझ में आ गया होगा, चाहे हम परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हैं या परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं। आई होप ये टेबल सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो टॉपिक 1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा खत्म होता है। अब हम आगे चलते हैं। टॉपिक 2 है सक्सेसिव चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ सक्सेसिव चेंज के बारे में देखते हैं। तो इस टॉपिक को हम पहले सीधा एक बार क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन में दे रखा है ए सैलरी इंक्रीजेस बाय 10% एंड देन डिक्रीजेस बाय 20%। ठीक है, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन ए सैलरी? ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें ए की सैलरी को पहले इंक्रीज करना है फिर डिक्रीज करना है। तो इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली। तो ए की सैलरी है कितनी? ए की अगर मैं ओरिजिनल सैलरी की बात करूं, तो ए की ओरिजिनल सैलरी कितनी है? वो तो हमें दी ही नहीं है, तो वो मुझे कुछ लेट करनी पड़ेगी। अब मैं उसे क्या लेट करूं? मैं उसको एक्स लेट करूं, मैं उसको 1 लेट करूं, मैं उसको 100 लेट करूं, मैं उसको क्या लेट करूं? यही नहीं पता मुझे। तो हम यहाँ पे नोट देखते हैं। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट के अंदर हम क्या लिखेंगे कि जो भी हमारी चीजें हैं वो परसेंटेज में गिवन है। तो जो डाटा इन द क्वेश्चन है वो किस में दिया है? हमें परसेंटेज में दिया है। और जो आंसर रिक्वायर्ड है, आंसर रिक्वायर्ड किस में?
वो भी एक परसेंटेज चेंज है, तो वो होता तो परसेंट ही है ना, तो आंसर रिक्वायर्ड भी परसेंट में है। इसीलिए हम जो ओरिजिनल सैलरी है उसको कुछ भी लेट कर सकते हैं। ओरिजिनल सैलरी को मैं एनीथिंग लेट कर सकता हूं, एनीथिंग, कुछ भी लेट कर लूं मैं, इसको कुछ भी लेट कर सकता हूं, इसीलिए हम अक्सर इसको 100 या फिर 1 लेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लेट कर लेता हूं, एक ही सैलरी को मैं अभी के लिए 100 लेट कर लेता हूं। इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, मैंने 100 लेट कर ली, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो 10% से इंक्रीज होती है। ठीक है, इसकी सैलरी को 10% से बढ़ा देते हैं, 10% से इंक्रीज कर देते हैं। अब 10% से इंक्रीज करने का क्या मतलब है, 1 प्लस इसका फ्रैक्शन फॉर्म, तो ये कितना आ गया 11/10, तो 100 इंटू 11/10 कर दूंगा मैं, तो वो आ जाएगा 110। ठीक है, 10% बढ़ाने से वो हो गया 110, और 20% से डिक्रीज करना है, तो आओ इसे 20% से डिक्रीज कर देते हैं। 20% से अब मुझे इस सैलरी को डिक्रीज करना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब इसका रेशियो फॉर्म क्या होता है, 20% का रेशियो फॉर्म सीधा मैं 1/5 लिख दूं। अब समझ गए ना, क्यों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 20/100 भी लिख सकता हूँ, पर मैंने इसको सीधा 1/5 लिख दिया। सबको समझ में आ गया होगा, तो ये कितना आएगा 4/5। तो अब मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना बनेगा, ये आ जाएगा हमारा 88। तो हमारा 100 से 88, हमारी सैलरी हमने लेट करी थी 100, ये हमने लेट करी थी, दो चेंजेस हुए और हमारी फाइनली सैलरी हो गई 88। तो हम परसेंटेज चेंज निकाल पाएंगे ना, मैंने परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताया था, 100 माइनस 88 का तो मॉड लेना है। ठीक है, नीचे हमें रखनी है ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%, यही होता है ना परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ गया 12%। तो यहाँ एक और बात लिखनी इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज चेंज जो सैलरी में आया है वो 12% डिक्रीज का आया है, ये डिक्रीज भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सैलरी जो हमने 100 लेट करी थी अब वो 88 हुई है, तो कुछ पक्का सैलरी में डिक्रीज आया है, तो वो 12% का डिक्रीज आया है। ठीक है, आई होप सबको सक्सेसिव चेंज का ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, और ये नोट भी सबको याद रहेगा कि जब डाटा परसेंटेज में गिवन है और आंसर भी परसेंटेज में पूछा है, तो हम ओरिजिनल चीज को कुछ भी लेट कर लेते हैं, तो हम अक्सर 100 लेट करते हैं या फिर 1 लेट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। बी सैलरी इंक्रीजेस बाय इतना, देन सक्सेसिवली डिक्रीजेस बाय इतना, देन इंक्रीज्ड बाय इतना, फाइंड द नेट चेंज इन बी सैलरी। ठीक है, वही बात है ना कि हर चीज परसेंट में है, नेट, अरे यहाँ परसेंट होगा, नेट परसेंटेज चेंज बताना है हमें। ठीक है, नेट चेंज तो बता ही नहीं सकते ना। अच्छा, यहाँ पे नेट चेंज कैसे बता सकते हैं, जब बी की ओरिजिनल सैलरी दी ही नहीं है, तो मैं ये टका, ये जितनी भी परसेंटेजेस है किस पे लगाऊंगा, मुझे नहीं पता। और जो भी आंसर आएगा, जब मुझे ओरिजिनल चीज ही नहीं दी, यहाँ पे ओरिजिनल चीज ही नहीं दी, तो मैं उसका चेंज कैसे बताऊंगा, नहीं बता सकता, तो मैं उसका परसेंटेज चेंज ही बताऊंगा। अब इसका मतलब यहाँ पे नेट परसेंटेज चेंज बताना है मुझे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे इसका नेट परसेंटेज चेंज बताना है। ठीक है, आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो बी की सैलरी को मैं क्या मानूं, लेट बीज सैलरी बी 100 ही मान लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, अब इनके मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग से लिख देता हूं, तो अब इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखें, इतने परसेंट से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आया होगा 1+। 1+ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज लिखा था। ठीक है, अब इस परसेंट का रेशियो फॉर्म लिखना है, इस परसेंट का रेशियो फॉर्म देखना मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ, 266.66 का मैं यहाँ पे परसेंट का मैं यहाँ पे रेशियो फॉर्म लिखने वाला हूँ। तो सब लोग ध्यान से देखना इसका रेशियो फॉर्म कैसे लिखेंगे। इसका रेशियो फॉर्म लिखने के लिए मैं 200% और 66.66% को अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है, सबको समझ में आता है। उसके बाद में 2% को 2 लिख देता हूँ, 2% को 2 लिख सकते हैं ना, परसेंट को क्या बना दो, परसेंट को क्या बना दो 1/100 बना दो। और 66.66 अगर आपको याद होगा
1/3 होता है 33.33, तो 66.66 कितना हो गया 2/3। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस, यहाँ पे एलसीएम ले जरा 3, तो ये हो जाएगा 8/3 और ये हो जाएगा 11/3। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 11/3। ठीक है, आगे चलते हैं। 37.5% से डिक्रीज हुआ है, इसका मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख रहा हूं 1 माइनस, क्योंकि डिक्रीज हुआ है ना इसीलिए मैंने किया 1 माइनस। अब 37.5 का रेशियो फॉर्म क्या होता है, हम सबको पता होगा अभी तक तो कि 1/8 क्या होता है 12.5% होता है। तो 3/8 कितना हो गया, सिंपल सी बात है 37.5% हो गया। तो यहाँ पे 3/8 लिखना है ना, तो वो कितना आ जाएगा 5/8। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया सीधा 5/8। तो मैं यहाँ मेंशन भी करता रहता हूँ, ये हमने निकाला क्या है, ये एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला है, ये हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला है। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है इंक्रीज बाय 18.75%। ठीक है, 18.75% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गई उसके बाद। ठीक है, अब इंक्रीज हुई है तो मैं 1 प्लस लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर। देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होता है मैं आपको दिखा देता हूं, इसका रेशियो फॉर्म। जब भी परसेंटेज से इंक्रीज होता है तो जिस परसेंट से इंक्रीज हो रहा है उसका रेशियो फॉर्म लिखना होता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर 18.75 का रेशियो फॉर्म लिखना है। 18.75 क्या होता है, 1/16 कितना होता था 6.25%, 3/16 कितना होगा 18.75%। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3/16, ये कितना आ जाएगा 19/16। तो ये भी हो गया एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, अब देखते हैं ओरिजिनल सैलरी हमने क्या ली थी। बी की ओरिजिनल सैलरी ली थी हमने 100, ये हमने लेट करी थी। उसके बाद हमारे 3 चेंज है, आओ 3 चेंज देखते हैं। ठीक है, पहला चेंज हमें क्या दिया था कि 266.66% से इंक्रीज होना चाहिए, उसके बाद 37.5% से डिक्रीज होना चाहिए, उसके बाद 18.75% से इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, जब 100 से इस एरो की तरफ जाएंगे तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा 100 इंटू इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना था, डायरेक्टली इसके इफेक्ट को मिमिक कौन करेगा, डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यहां पे डायरेक्टली 11/3 लिख दूं ना, बिल्कुल सही बात है। अब आप एक बात को ध्यान देना, अब हमारे पास ना रिजल्टेंट चीज ये हो गई है। अब जो 37.5 का डिक्रीज है ना वो 100 पे नहीं लग रहा, वो इस पे लग रहा है। सही बात है ना, क्योंकि अब आप ऐसे सोचो कि यहां तक के ऑपरेशन तो हो गए, यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, फिर यहां तक के ऑपरेशन हो गए। अब जो 37.5 का डिक्रीज आ रहा है ना वो इस पे आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, यहां पे मैं लिखूंगा 100 इंटू 11/3 इंटू इसका इफेक्ट, इसके इफेक्ट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था 5/8। ठीक है, अब यहां तक के इफेक्ट हो गए। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 100, 11/3, 5/8 और इसका इफेक्ट, इस कलर से लिखते हैं अब, इसका इफेक्ट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था, वो था 19/16। तो अब हमारे पास क्या आ गया, बी की ओरिजिनल वैल्यू हमने 100 लेट करी थी और तीनों चेंजेस के बाद हमारी वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है 100 इंटू तीनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/3 इंटू 5/8 इंटू 19/16। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन लगेगा, मुझे न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन लगेगा, फिर मुझे लास्ट में जाके परसेंटेज चेंज निकालना है, उसका फॉर्मूला भी लंबा चौड़ा सा होता है, यहाँ मॉड होता है इंटू 100 होता है। तो इससे अच्छा मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ कि मैं जो बी की ओरिजिनल सैलरी है ना, लेट बीस ओरिजिनल सैलरी, अगर जो डिनोमिनेटर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं ले लूं। देखो अगर मैंने ओरिजिनल सैलरी ये ले ली, एक सेकंड मेरी बात सुनते रहना सबको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने ओरिजिनल सैलरी ये ली होती तो मैं ओरिजिनल सैलरी को ऐसे लिखता, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये ली है ओरिजिनल सैलरी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में इस पे तीनों चेंज लगाता,
आओ इस पे तीनों चेंज लगाते हैं। उसके बाद हमारी सैलरी क्या बन जाती, ये तो थी ओरिजिनल सैलरी। उसके बाद हमारे 3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग जाते, 11/3, 5/8 और 19/16। ठीक है। और अगर हम ये ले लेते ओरिजिनल सैलरी, तो हमारे पास इतनी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है 3 को 3 से काटने की, 8 को 8 से काटने की और 16 को 16 से काटने की। आपको दिख रहा है अब थोड़ी कैलकुलेशन कम हुई। आप बोलोगे नहीं सर अभी भी तो मल्टीप्लाई करना है, अभी भी तो यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन करना है। पर अगर बेटा यहाँ करता तो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालने जाऊंगा, मेरा आंसर तो सही आएगा, पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे जब हम परसेंटेज चेंज निकालने जाते हैं तो प्रॉब्लम पता है क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, इसका आंसर आता है हमारा 104500 अपॉन 384। और फिर जब परसेंटेज चेंज निकालने जाएंगे ना, तो एक काम करते हैं, परसेंटेज चेंज को ना सही से लिख ही देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये करना बेनिफिशियल क्यों नहीं है। यहाँ पे अब हम परसेंटेज चेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो 104500/384 माइनस 100 का मॉड। ठीक है। उसके बाद नीचे लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको अगर कोई अजीब सी फ्रैक्शंस आ जाए, यहाँ तो 100 था, अगर कुछ ऊट पटांग फ्रैक्शन आएंगी तो आपको फ्रैक्शन दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें फ्रैक्शन दोबारा सॉल्व ना करना पड़े, इसलिए हम लेट ही ऐसे करते हैं, जो कि हमारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स के डिनोमिनेटर होते हैं। टाइम के साथ ये बहुत इंट्यूटिव हो जाएगा आपके लिए। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना ईजी हो जाएगा। 384 यहाँ पे आने वाला है आपका 1045। अब हम परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। अब परसेंटेज चेंज आपका ऐसे आएगा, ऑब्वियसली आपको ऊपर जैसा ही लग रहा होगा ये, क्योंकि ऑब्वियसली आंसर सेम आने वाला है। पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया है, ताकि ये थोड़ा सिंपलर दिखे। यहाँ पे गलती होने के चांस हैं जब आप स्पीड में पेपर में कर रहे होगे, इसीलिए हम अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में जिसके अंदर इतनी लंबी कैलकुलेशन होती है 1 या 100 चूज नहीं करते। अगर हम यहाँ 1 भी चूज करते ना, तो भी आगे जाके यही प्रॉब्लम आती, इसीलिए हम ऐसा लेट कर लेते हैं। बी सैलरी को हम ऐसे चूज करते हैं। ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं कैलकुलेशन करके लाया हूं ताकि यहाँ टाइम वेस्ट ना हो। तो आपका आंसर आ जाएगा 172.05%। ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। सक्सेसिव चेंज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसका था, ये था तो सक्सेसिव चेंज का, लेकिन इसके अंदर कितना ज्यादा लगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें जो आज पढ़ा रहा हूँ वो साथ में पढ़ाऊंगा। मैं आज आपको 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा। देखो टुडेज ऑब्जेक्टिव में मैं 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। पहला टॉपिक हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सेकेंड टॉपिक है सक्सेसिव चेंज। ये सारे इंटर रिलेटेड है, इसीलिए इन सबको एक वीडियो में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा फोकस करके पढ़ना। ठीक है। तो आई होप सबको ये 2 क्वेश्चन सक्सेसिव चेंज के समझ में आ गए होंगे। पर सक्सेसिव चेंज खत्म नहीं हुआ, सक्सेसिव चेंज का एक एप्लीकेशन और देखते हैं। तो अगर हमें कोई ऐसी इक्वेशन गिवन है a इंटू बी इज इक्वल टू सी, जहां c वेरिएबल है, और क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन c, जो चीज वेरिएबल थी इसका हमें परसेंटेज चेंज निकालना है ड्यू टू चेंजेस इन a एंड b। तो हम सक्सेसिव चेंज का कैसे यूज कर सकते हैं ये हम देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। आओ इस एग्जांपल को देखते हैं। प्राइस पर 1 kg of rice increased by 20% and consumption of rice decreased by 50%. Find the percentage change in total expenses. ठीक है। अब टोटल एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे आप, एक्सपेंसेस आप ऐसे ही निकालोगे, प्राइस पर 1 kg, प्राइस पर 1 kg इंटू टोटल नंबर ऑफ केजी जो आप बाय कर रहे हो। सही बात है ना। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ लो ना, टॉफी वाले एग्जाम्पल से। एक टॉफी कितने की है, 10 रुपए की, आपने 28 टॉफी खरीदी, तो आपके टोटल एक्सपेंस कितने आए, 280 रुपए ही तो आए। ये क्या था, प्राइस पर 1 kg, या फिर यहां में लिख देता हूं प्राइस ऑफ 1 टॉफी, ये है नंबर ऑफ टॉफीज। तो ये टोटल एक्सपेंस नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया।
तो इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइस पर केजी इनटू कंजम्पशन। ठीक है, यहां पे ई क्या है, ई है हमारा एक्सपेंस, पी क्या है, पी है हमारा प्राइस पर केजी, प्राइस पर यूनिट, कुछ भी बोल लो इसे, एक यूनिट का प्राइस है, एक केजी का प्राइस है, पर 1 केजी लिख देते हैं यहाँ पे। और सी कितना है हमारा, कंजम्पशन, सी क्या है हमारा, कंजम्पशन है। तो एक इक्वेशन बन गई ना हमारी, ई इज इक्वल टू पी इंटू सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। प्राइस पर 1 केजी ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 20% एंड द कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 50%। ठीक है, इसको ना हम कई मेथड से समझेंगे इस क्वेश्चन को। आओ इसका मेथड 1 देखते हैं। इसका मेथड 1 क्या कहता है कि प्राइस हमारा 20% से इंक्रीज हुआ है, 20% से इंक्रीज कर दो जी प्राइस को। तो मैं ओरिजिनल प्राइस को कितना लेट कर लूं, मैं 100x लेट कर लूं इस प्राइस को। ठीक है, मैंने इसको 100x लेट कर लिया, तो न्यू प्राइस कितना हो गया, 100x को 20% से बढ़ाऊंगा। तो 100x को 20% से बढ़ाने का मतलब, अब 20% से बढ़ाने का क्या मतलब होता है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख दें यहाँ पे। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे लिखेंगे, 1 प्लस और 20% क्या होता है 1/5, इसका रेशियो फॉर्म, ये आ गया 6/5, और 6/5 इंटू 100x नहीं हो गया ये, तो 120x। तो पहले प्राइस 1 kg का, 1 kg का प्राइस पहले था 100x, ये हमने लेट किया है, और अब हो गया 120x। ठीक है, अब कंजम्पशन देख लेते हैं, कंजम्पशन डिक्रीज बाय 50%। तो कंजम्पशन पहले हमने लेट करी, ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी है, हमने लेट कुछ भी लेट कर लो आप, ओरिजिनल कंजम्पशन मैंने 100 लेट कर ली, तो न्यू कंजम्पशन कितनी होगी, 50% से कम हो रही है ना, 50% से कम हो रही है। ठीक है, 50% से कम हो रही है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 50% को क्या लिख सकता हूँ रेशियो फॉर्म में, 1/2, 1/2, तो 1/2 इंटू 100y, ऑब्वियसली 50y हो जाएगी। ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, इसको 50% से कम कर देते, सीधा सीधा 50% से रिड्यूस कर देते। तो हमारा ई ओल्ड क्या होगा, पुराना प्राइस इंटू पुराना कंजम्पशन, वो कितना आएगा 100x इंटू 100y, तो वो कितना हो गया 1 और 4 0 xy। हमारा एक्सपेंस न्यू कितना होगा, पी न्यू इंटू सी न्यू, तो पी न्यू कितना है 120 x, और कंजम्पशन न्यू कितना है 50y। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6000xy। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस ओल्ड, टोटल एक्सपेंस न्यू, परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं ना, इन दोनों का डिफरेंस, अब तो आप डायरेक्टली कर लोगे ना, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ये रही ओरिजिनल वैल्यू, इंटू 100%। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 0 से 3 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कटा, इसका आंसर आ जाएगा 40%। अब आपको ये मेथड समझ तो आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक मेथड है। तो मेथड 1 हमारा क्या था, अलग कलर से लिखते हैं यहाँ पे, मेथड 1 था हमारा बेसिक मेथड। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मेथड था, मजा आ गया करके, सही आंसर आया, बिल्कुल यही आंसर आएगा। पर क्या आपको ये लेंदी लगा, बिल्कुल, ये मेथड क्या है, ये बहुत ही लेंदी मेथड है, ये बिल्कुल सही मेथड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये इतना लेंदी मेथड नहीं लगा, मुझे तो बहुत लेंदी लगा इतना सब कुछ लिखना। अब हम इस बात का यूज करके देखते हैं, इस बात का यूज कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन देख के सबसे पहले ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये E इज इक्वल टू पी इंटू सी लिखा हुआ है, और क्या एक्सपेंस वेरिएबल है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंसेस ही तो पूछा है। तो यहाँ पे ये चीज क्या दे रखी है, मुझे वेरिएबल दे रखी है। और जब भी ऐसी साइड की चीज जहां पे एक ही चीज लिखी हुई है वो वेरिएबल हो, तो समझ जाना हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगा सकते हैं, सक्सेसिव चेंज का। आओ मैं अब सक्सेसिव चेंज लगा के दिखाता हूं। तो मैं ई को क्या ले लेता हूं, ई को मैं कुछ भी लेट कर लेता हूं, तो ई ओरिजिनल को मैं लेट कर लेता हूं 100। ठीक है, मैंने ई ओरिजिनल को 100 लेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे सक्सेसिव चेंज लगाऊंगा, क्योंकि दो चीजें थी तो दो बार। तो चेंज इन पी कितना था, चेंज इन पी, चेंज इन पी कितना था हमारे पास
चेंज इन पी था 20% से इंक्रीज करना, तो मैं अब टोटल एक्सपेंस को ही 20% से इंक्रीज कर दूंगा। वो पी के अंदर चेंज था, पर मैं 100 को ही अब 20% से इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि ये मैं सक्सेसिव चेंज वाला मेथड लगा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा, देखते रहना। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 1+ क्योंकि इंक्रीज है, और 20% का 1/5 होता है, हम 10 बार देख चुके हैं, 6/5, तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला चेंज, सक्सेसिवली चेंज मैं किसका करूंगा, चेंज इन सी। ठीक है, और चेंज इन सी था कितना, मेरे हिसाब से चेंज इन सी था 50% से डिक्रीज करना। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 - 1/2, 1/2 हो जाएगा। तो इस चीज पे लगाऊंगा ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इंटू 1/2, वो आ जाएगा 60। तो आप देख रहे हो सेम आंसर आया मेरा, 100 से हम 60 गए, तो मेरा परसेंटेज चेंज कितना हो गया, 40% का। कोई चीज 100 से 60 जा रही है, मतलब 40% कम हो रही है ना, बिल्कुल सही, सेम आंसर आया ना। यहाँ पे आप करके देख सकते हो, 100 - 60 अपॉन 100 इंटू 100% कितना आएगा, 40%। तो मेथड 2 हमने क्या यूज किया, सक्सेसिव चेंज यूज किया। क्योंकि हम कैसे यूज कर पाए, क्योंकि हमने ये इक्वेशन ऑब्जर्व कर ली थी। जब भी ऐसी इक्वेशन हो, तो जो चीज वेरिएबल है उसको लेट करो। क्या स्टेप्स हैं, आओ स्टेप लिख लेते हैं। अगर ऐसी इक्वेशन है, अगर आपको कहीं भी ऐसी इक्वेशन दिख रही है और सी वेरिएबल है, तो स्टेप 1, आप जो चीज वेरिएबल है ना, यहाँ पे सी है, जो चीज वेरिएबल दी है उसको कुछ लेट कर लो, और उसके अंदर ए की वजह से सक्सेसिव चेंज लगाओ, फिर बी की वजह से सक्सेसिव चेंज लगाओ। अच्छा, अगर आप पहले बी की वजह से चेंज लगा लेते, फिर ए की वजह से चेंज लगा लेते, आंसर सेम आता। तो ऑर्डर डज नॉट मैटर इन सक्सेसिव चेंज। ऐसा क्यों, जब आप इस क्वेश्चन में देखो, तो क्या ऑर्डर मैटर करता है, बिल्कुल नहीं करता। कि हमने किसका चेंज कब लगाया था, आप ये बी वाले क्वेश्चन में देखो, क्या लास्ट में 100 वाले मेथड से या नेक्स्ट वाले मेथड से भी ऑर्डर मैटर करता है, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि लास्ट में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सक्सेसिव चेंज के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, ये पेज सबको याद होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन को मैं सिर्फ मेथड 2 से करूंगा, सिर्फ मेथड 2 से करूंगा, सक्सेसिव चेंज मेथड से करूंगा, क्योंकि फर्स्ट मेथड बहुत ही लेंदी है और कोई फायदा नहीं है जब हमें ये वाला करना आता है। तो देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 20% एंड द ब्रेथ डिक्रीजेस बाय 12.5%, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो अब एरिया की इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ इक्वेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू एल इंटू बी लिख दूं, बिल्कुल। अब हमें परसेंटेज चेंज इन एरिया बोला है, तो पक्का एरिया वेरिएबल ही है ना, अंडरस्टूड है ना ये बात। तो क्योंकि परसेंटेज चेंज कैसे निकालूंगा जब वो वेरिएबल नहीं होगा, फिर तो परसेंटेज चेंज 0 हो जाएगा ना। पर परसेंटेज चेंज पूछा है, मतलब एरिया ही चेंज हो रहा होगा। अब लेंथ क्या हो रही है, 20% से इंक्रीज हो रही है, और ब्रेथ क्या हो रही है, 12.5% से डिक्रीज हो रही है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो एरिया को अब मैं कुछ लेट कर लेता हूं। फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप 1 क्या था मेरा, जो चीज वेरिएबल है ना, जो चीज वेरिएबल है उसको कुछ लेट कर लिया जाए, तो मैं उसको 100 लेट कर लेता हूं। ठीक है, 100, और फिर उस पर एक एक करके चेंज लगाए। पहले मैं लगा दूं लेंथ का चेंज, लेंथ का चेंज कितना था, 20% से इंक्रीज करता हूं इसे। 20% से इंक्रीज करने का मतलब है 1 + 1/5, तो 6/5 आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब 100 इंटू 6/5 करो, 120 आता है। ठीक है, उसके बाद सक्सेसिव चेंज से कैसे करना था, ब्रेथ का चेंज लगा दूं, तो ब्रेथ का चेंज कितना है, 12.5 से डिक्रीज करना, 12.5% से डिक्रीज करना। अब 12.5% से डिक्रीज करने पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 1 माइनस 12.5 क्या होता है, 12.5 होता है 1/8 होता है, तो ये आ गया 7/8। तो मैं 7/8 को 120 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर कितना आएगा,
105। तो 100 से 105 परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना आया मेरे पास? 100 माइनस 105 का मॉड, ऊपर तो मॉड ही लगाना है तो किसी को भी किसी से भी माइनस कर दो। 100 इंटू 100%, इसका आंसर आ गया हमारे पास 5%। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके अंदर ये इक्वेशन लिख के ये ऑब्जर्व करना, ये इक्वेशन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ये इक्वेशन लिख के अगर आपको समझ में आ गया कि आप इसको सक्सेसिव चेंज वाले मेथड से कर सकते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत तेज फास्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ना जो ये इक्वेशन होती है जो हमने ऊपर देखी, हमने एग्जाम्पल 1 में कौन सी इक्वेशन देखी? हमने एग्जाम्पल 1 में इक्वेशन देखी एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट इनटू कंजम्पशन, जहां पे ये वाली चीज वेरिएबल थी। फिर हमने एग्जाम्पल 2 में कौन सी इक्वेशन देखी? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, जहां पे एरिया हमें वेरिएबल दिया था। अब इसे करने के ना एक शॉर्टकट भी होते हैं, वो शॉर्टकट बता देता हूं मैं। ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। अगर ए परसेंट से चेंज हो रहा है और बी स्मॉल बी परसेंट से चेंज हो रहा है तो कैपिटल सी विल चेंज बाय ये फॉर्मूला, और हमें इस फॉर्मूला में इस ए और बी को साइन के साथ रखना है। तो ये फॉर्मूला तो आप लर्न कर लेना खुद, मैं आपको इसका एप्लीकेशन सिखा देता हूं एक बार, ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, फिर ये आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 1 में E इज इक्वल टू पी इंटू सी था, जहां पे E हमारा वेरिएबल था। तो हमने इसको कई मेथड से सॉल्व किया था, हमने इसको दो मेथड से सॉल्व किया था, याद है आपको? ये रहा एग्जाम्पल 1। इसको हमने पहले बेसिक मेथड से सॉल्व किया था, उसके बाद हमने इसे सक्सेसिव चेंज वाले मेथड से सॉल्व किया था। तो हमने इसको सबसे पहले मेथड 1 में हमने इसको बेसिक मेथड से सॉल्व किया था। बेसिक मेथड क्या था कि हम p को 100x ले लें, c को 100y ले लें और फिर आगे प्रोसीड करें इक्वेशन को। मेथड 2 क्या था कि हम इसमें सक्सेसिव चेंज लगा लें, क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म दिख गई है जहां पे e वेरिएबल है ना। अब मेथड 3 क्या है? मेथड 3 है हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला। आओ मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला वेरिएबल्स में एक्सप्लेन करता हूं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो मेथड 3 हमें क्या कहता है? E इज इक्वल टू पी इंटू सी है, और P हमारा कितने से चेंज हुआ था हम देख लेते हैं। P हमारा चेंज हुआ था 20% से इंक्रीज हुआ था और कंजम्पशन 50% से डिक्रीज हुआ था। तो P हमारा 20% से इंक्रीज हुआ था और C हमारा 50% से डिक्रीज हुआ था, है ना। तो E का हम जो चेंज है ना, परसेंटेज चेंज इन E को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो आप एक बात ध्यान दोगे कि 20% से इंक्रीज होना मतलब 20 के आगे प्लस साइन है, तो मैं 20 को 20 लिख देता हूं। 50 के आगे माइनस साइन है तो प्लस माइनस 50, प्लस 20 इंटू माइनस 50 अपॉन 100, इतने परसेंट से डायरेक्टली ई में चेंज आया होगा। और अगर इस पूरे का आंसर पॉजिटिव आता है मतलब ई के अंदर पॉजिटिव चेंज है, इस पूरे का आंसर नेगेटिव आता है तो मतलब ई के अंदर नेगेटिव चेंज है। इसका मतलब इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूला के अंदर ए और बी को साइन के साथ रखना है और जो आंसर आता है वो भी साइन सेंसिटिव होता है। ये पूरा का पूरा भी साइन सेंसिटिव है। ठीक है, समझ गए? आओ इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। -30 माइनस 10%, तो ये आ गया -40%। -40% का क्या मतलब है? 40% का डिक्रीज आया होगा। एक बार ऊपर जाके देख ले, क्या यही आया था? बिल्कुल यही आया था, 40% का डिक्रीज आया था, क्योंकि 100 से 60 किया था ना, यहाँ भी लिखना जरूरी है। 40% का क्या आया था? डिक्रीज आया था। ठीक है, आई होप सबको ये फॉर्मूला अब समझ में आ गया होगा कि कैपिटल ए स्मॉल ए परसेंट से चेंज होता है, कैपिटल बी स्मॉल बी परसेंट से चेंज होता है, तो हम कैपिटल सी का डायरेक्ट चेंज लिख सकते हैं। और यहां पे जो साइन आएगा वो साइन दर्शाएगा कि इधर जो चीज है वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 में भी लगा के देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में मैं सीधा मेथड 3 लगा रहा हूं, वो था हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला मेथड। ठीक है, इसके अंदर
क्या था, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, जहां एरिया हमारा वेरिएबल था। तो मैं सीधा शॉर्टकट लगा रहा हूं। अब लेंथ कितने से इंक्रीज थी, लेंथ 20% से इंक्रीज थी, तो 20% से इंक्रीज लिख दूं यहाँ पे। और ब्रेथ कितने परसेंट से डिक्रीज थी, ब्रेथ थी 12.5% से डिक्रीज, तो 12.5% से डिक्रीज थी। तो ए का मैं डायरेक्ट परसेंटेज चेंज इन ए लिख सकता हूं डायरेक्टली। कैसे लिख सकता हूं, 20 को तो 20 लिख दो, अब वो ए है, ठीक है। और क्योंकि ये कम हो रहा है 12.5 से ब्रेथ, तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे, बी को साइन के साथ लिखूंगा। अब मैं ये बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। फिर 20 इंटू, अब मैं बी को जब यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, मैं दोबारा साइन के साथ करूंगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर, आओ कर ही लेते हैं इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा 7.5 प्लस, नहीं माइनस, ये आएगा 2.5%। तो आपका आंसर हो जाएगा 5%। अब इसके आगे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एरिया इंक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब एरिया इंक्रीज हुआ होगा। इसका मतलब आंसर है 5% एरिया का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसके अंदर 40% डिक्रीज हुआ है। ये हमारा एग्जाम्पल 1 चल रहा है, ठीक है। मेथड 3 से यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन के अंदर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताना है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मैंने फॉर्मूला बताया नहीं, क्योंकि ये सक्सेसिव चेंज, जब दो चेंजेस आए ना, दो सक्सेसिव चेंज, उसी का ही शॉर्टकट था ये मेथड 3। तो क्या ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ काम आएगा, बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें हैं। फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मूला को लगाने के लिए आपको पहले इन दो को ग्रुप करके इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और फिर जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसको इसके साथ रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और तो आंसर आएगा। तो रेकमेंड किया जाता है कि ये वाला शॉर्टकट है ना, जो जो ये शॉर्टकट है, इसको सिर्फ तभी यूज करो जब आपके पास दो सक्सेसिव चेंज हो। यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में तीन सक्सेसिव चेंज आ गए ना, यहाँ पे आपके पास तीन सक्सेसिव चेंज आ गए। तो जब तीन सक्सेसिव चेंज आते हैं, रिकमेंडेशन रहती है कि आप सक्सेसिव चेंज वाला फॉर्मूला ही यूज करो, मतलब सक्सेसिव चेंज वाला मेथड ही यूज करो, वही आपके लिए सही रहेगा। तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है भाई, v इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब ये कुछ कुछ a इंटू बी इज इक्वल टू सी जैसा ही नहीं है, तो यहाँ पे सक्सेसिव चेंज वाला मेथड यूज कर लेंगे। तो हम वॉल्यूम को लेट कर लेते हैं 100, इसको मैंने लेट कर लिया। तो 100 के अंदर अब मैं तीन चेंजेस करूंगा। पहला चेंज होगा, आप कोई सा भी चेंज कभी भी कर सकते हो, तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। पहले मैं 20% से डिक्रीज कर देता हूँ, इस बार मैं पहले 20% से डिक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि सक्सेसिव चेंज वाले मेथड में हमें पता है ऑर्डर डज नॉट मैटर। और ये वॉल्यूम कैसी है, ये वॉल्यूम वेरिएबल है ना, तभी तो उसमें परसेंटेज चेंज पूछा है इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये आपको उसी टाइप की इक्वेशन नहीं लग रही, बिल्कुल ये उसी टाइप की इक्वेशन लग रही है। तो हमने एक और टाइप की इक्वेशन पढ़ी, एक ये इक्वेशन पढ़ी, एक इक्वेशन पढ़ी, और अब एक तीन वाली इक्वेशन पढ़ी। तो यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1 माइनस, और 20% का रेशियो फॉर्म क्या होता है 1/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 4/5। तो 100 इंटू 4/5 करे जरा, 100 इंटू 4/5 करेंगे तो आएगा 80, ठीक है। उसके बाद मैं 5% से इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो 5% से इंक्रीज करता हूँ, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा भाई, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 प्लस और 5% का रेशियो फॉर्म, तो ये आ जाएगा 20, और 21/20, तो 21/20 इंटू 80 करता हूँ, 4 जार 84, ठीक है। और लास्ट क्या बचा, 10% से इंक्रीज करना, तो 10% से इंक्रीज कर देता हूँ। 10% से इंक्रीज करूंगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 10% का, 1 प्लस इसका रेशियो फॉर्म। यार इसका रेशियो फॉर्म लिखने के लिए ना, जब आपको जैसे 20% का रेशियो फॉर्म याद नहीं आ रहा, तो एक बात याद रखना, परसेंट क्या होता है 1/100 होता है, तो सीधा आप इस परसेंट को 1/100 डालो, वो उसका रेशियो फॉर्म ही बन जाता है, ठीक है। 11/10 आता है।
तो मेरे को करना पड़ेगा 84 इंटू 11/10। तो ये कितना होगा, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा आंसर सही आ रहा है ना। तो हमारी वॉल्यूम ओल्ड क्या थी, बिल्कुल सही आ रहा है हमारा आंसर 100। और हमारी वॉल्यूम न्यू क्या आई है, हमारी वॉल्यूम न्यू आई है 92.4। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम करेंगे 100 माइनस 92.4 का मॉड डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100%। सबको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, ये कितना आता है 7.6%। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट मेथड से मत करना। शॉर्टकट फॉर्मूला जो था ना, जो मेथड 3 था, वो यहाँ पे नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उससे लेंदी हो जाएगा। तो इसको आप सिर्फ सक्सेसिव चेंज से करना, ठीक है, इसको आप सिर्फ मेथड 2 से करना। तो अब हम टॉपिक 3 देखते हैं। तो टॉपिक 3 को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे सीधा क्वेश्चंस पे जाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। बी सैलरी इज 22.22% मोर देन ए सैलरी, बाय व्हाट परसेंट ए सैलरी इज लेस देन बी सैलरी। ठीक है, कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है ना। चलो इस क्वेश्चन को सबसे पहले बेसिक मेथड से करते हैं, जिसको मैं बुला देता हूं मेथड 1। तो बेसिक मेथड से करने के लिए मैं डायरेक्टली बस लाइन को पढ़ता रहता हूं। बी सैलरी इज, इसका मतलब इज इक्वल टू 22.22% मोर देन ए सैलरी। ठीक है, यही लिखा हुआ है ना, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। तो बी की सैलरी इज, अब 22.22 मोर का क्या मतलब है, इसका हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर ढूंढ सकते हैं ना, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ढूंढता हूं मैं। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए मैं करूंगा 1 प्लस, अब 1/9 क्या होता था 11.11%। तो 22.22 क्या होगा 2/9, तो ये हो गया 11/9। तो 11/9, ये 11/9 मैंने किसकी जगह लिखा, इस पूरी चीज की जगह मैं 11/9 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ ए। तो b अपॉन ए कितना आ गया 11/9। तो इतना तो सबको पता होगा ना कि अब मैं a और b को कैसे लेट कर सकता हूँ। अब मैं a और b को ऐसे लेट कर सकता हूँ ना, a को अगर मैं 9x लूंगा तो b को मैं 11x लूंगा। सही बात है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमन रेशियो, लेट द कॉमन रेशियो बी x। ठीक है, तो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हमें निकालना है ए की सैलरी बी से कितनी लेस है। तो ए सैलरी लेस देन बी सैलरी निकालना है। अब आप बोलोगे परसेंटेज में क्यों निकालनी है ये बात, क्योंकि हमें जो एक इंफॉर्मेशन गिवन है वो परसेंटेज चेंज में गिवन है ना, तो जो आंसर होता है वो भी परसेंटेज चेंज में ही निकालना होता है। और इसने बोल भी दिया बाय व्हाट परसेंट। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 9x माइनस 11x। जब भी हम परसेंटेज चेंज ही तो निकाल रहे हैं ये, पर अब हम किसके पर्सपेक्टिव से निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ए की सैलरी देन बी की सैलरी। मैंने बताया था ना, देन के बाद, विद रिस्पेक्ट टू के बाद, रिलेटिव टू के बाद, रिलेटिव टू बी, देन बी, विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हम नीचे क्या लिखते हैं, जो देन के बाद होता है, तो नीचे मैं 11x लिखूंगा। आई होप सबको समझ में आ गई होगी ये बात कि मैंने नीचे 9x क्यों नहीं लिखा, मैंने 11x क्यों लिखा, क्योंकि मुझे देन बी बोला था बी के कंपैरिजन में, इसीलिए मैंने इसको डिनोमिनेटर में लिखा, क्योंकि यहाँ पे देन बी बोला था। ठीक है, तो 2x अपॉन 11x इंटू 100%, ये हो जाएगा 2/11 इंटू 100%, जो कि हो जाएगा हमारा 2 इंटू 9.09%। क्योंकि ये 1/11 होगा ना, आओ मैं करके भी दिखा देता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं 2/11 इंटू 100, और इस परसेंट को ना, इस परसेंट को मैं 1/100 बुला दे रहा हूँ। तो ये 2/11 आ गया ना,
1/11 क्या था? 9.09, तो 2/11 क्या होगा? 18.18%। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये हमारा था मेथड 1, था ना लेंदी मेथड, थोड़ा सा लेंदी मेथड हो गया ना। आओ मेथड 2 देखते हैं, जिसको हम बुलाएंगे एन डी से इंक्रीज तो एन अपॉन एन प्लस डी से डिक्रीज। आओ इसे लिखना सिखाता हूं मैं। यहां लिख दो बी, यहां लिख दो ए बड़ा बड़ा। ठीक है, अब बी से ए कितना बड़ा था? 22.22% बड़ा था। इसको जरा रेशियो में लिखो। 22.22 को रेशियो में कैसे लिख सकते हैं? सिर्फ 22.22 को लिखना है इस बार रेशियो में। पिछली बार आपने इस मेथड में किसे रेशियो में लिखा था? आपने 22.22% इंक्रीज को रेशियो में लिखा था। मैं आपको कह रहा हूं बस इस चीज को रेशियो में लिखो, वो होता है 2/9। और ये इंक्रीज भी था ना, तो यहां लिख दो इंक्रीज। तो हमने देख लिया एन बाई डी का इंक्रीज होता है। तो जब हम उल्टा एरो बनाएंगे ना कि ए बी से कितना छोटा है, तो वो हो जाएगा, तो ये था एन बाई डी का इंक्रीज। तो ए बी से कितना कम है, कितना छोटा है, वो हो जाएगा एन अपॉन एन प्लस डी का डिक्रीज। तो यहाँ पे एन कितना है? एन 2 है, तो ऊपर में 2 लिख दूंगा। और एन प्लस डी कितना है? एन प्लस डी हो जाएगा 2+9 का डिक्रीज। तो ये हो जाएगा 2/11 का डिक्रीज। और 2/11 का डिक्रीज का मतलब क्या होता है? 2/11 का डिक्रीज, 2/11 कितना होता है? 18.18% कम। तो ए सैलरी इज 18.18% लेस देन बी सैलरी। तो आई होप सबको एनडी मेथड का ये एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। हम एक एग्जांपल और लेके दिखा देते हैं। ए की सैलरी बी की सैलरी से सपोज करो 25% कम है। ठीक है, आपको बताना है बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज्यादा है। ठीक है, अगर आपको बताना है बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज्यादा है, तो 25%, सिर्फ मैं 25% को क्या लिख सकता हूँ? 1/4 लिख सकता हूँ। 1/4 लेस है। 1/4 लेस का मतलब, अब जब जहां लेस होता है ना, वहां एन प्लस डी होता है। ठीक है, तो बी की सैलरी कितनी इंक्रीज होगी? सिंपल सी बात है ना, ए की सैलरी बी से कम है तो बी की सैलरी बड़ी होगी ना। इसकी सैलरी छोटी है तो बी की सैलरी बड़ी होगी। तो वहां पे परसेंटेज चेंज में एरो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कम दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब एन इंक्रीज कितने से होता था? एन बाई डी से इंक्रीज होता था। तो एन कितना था? 1 था। और ये एन प्लस डी है। एन अगर 1 है तो डी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 1/3 क्या होता है? 33.33% से इंक्रीज आ जाएगी। मतलब इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा कैसे? अब इसको लिखूंगा बी सैलरी इज 33.33% मोर देन ए सैलरी। और हमारे को क्वेश्चन में दिया क्या था? उस लाइन को भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया था ए सैलरी इज 25% लेस देन बीस सैलरी। ये दो बातें आई होप सबको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो एनडी मेथड का हमने एक एप्लीकेशन तो देख लिया। अब हम इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन 2। अब यहां कंफ्यूजन ना होना, इससे सब लोग फोकस करना। ये आपको सिमिलर सी इक्वेशन लग रही होगी। हमने ऊपर एक ऐसी इक्वेशन पढ़ी थी सक्सेसिव चेंज वाले टॉपिक में, आओ दिखाता हूं। पर आप ध्यान दोगे तो मैं बार बार ये सी के साथ वेरिएबल लिखे जा रहा था। इस बार मैंने सी के साथ क्या लिखा है? इस बार मैंने सी के साथ कांस्टेंट लिखा है। आपको ये याद रखना है, जब सी के साथ वेरिएबल था तब आप सक्सेसिव चेंज की चीजें लगा सकते हो, और जब सी के साथ कांस्टेंट है तब आप एनडी वाली चीजें लगा सकते हो। वो बात मैं अभी प्रूफ भी करूंगा। पर एक बात तो इतनी तो समझ में आ रही है ना, अगर सी हमारा कांस्टेंट है मतलब ये फिक्स चीज है। एक यहाँ पे मैं एक हिंट सा बना देता हूँ कि ये फिक्स हो गया, एक स्क्रू लगा दिया। ठीक है, अगर ए कुछ कुछ इंक्रीज होगा तो पक्का बी कुछ कुछ डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि सी को तो कांस्टेंट रखना है ना। सी दो चीजों से बनता है, ए इंटू बी। अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो बी को डिक्रीज होना पड़ेगा ताकि सी उतना ही रहे। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इस इक्वेशन के अंदर एनडी अप्लाई कैसे करते हैं।
तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आराम आराम से रीड करेंगे, हमारी काम की चीज़ें लिखते जाएंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम 2-3 मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना नोट भी करते रहेंगे ताकि हमें बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। चलो देखते हैं ये वाली इक्वेशन जब यहाँ पे कांस्टेंट होता है वो एनडी मेथड का एप्लीकेशन 2 कैसे बनेगा। ठीक है, इट इज गिवन दैट द प्राइस ऑफ ऑरेंज पर केजी इज 100। ठीक है, इसका मतलब ये प्राइस पर केजी है ना, तो इसको पी लिख देता हूं मैं। ये हमें दे रखा है 100। पर्सन ए बाइज 10 केजी ऑफ ऑरेंज इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, मई के अंदर पर्सन ए ने कितने ऑरेंज खरीदे हैं? 10 केजी। ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। नाउ इन द मंथ ऑफ जून ड्यू टू फार्मर स्ट्राइक ए फाइंड्स आउट दैट द प्राइस ऑफ ऑरेंज पर केजी हैज इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, तो जो जून के मंथ में जो प्राइस था वो 20% से इंक्रीज हो गया है। ये पहले 100 था ना, तो 20% से इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? इसका 20% और इंक्रीज हो गया, 120 हो जाएगा ना। आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी करके देख सकते हो, मैंने डेफिनेशन से कर दिया। तो हम लिख देते हैं मई के अंदर प्राइस कितना था? 100 पर केजी। जून के अंदर प्राइस कितना हो गया? 120 पर केजी। मई के अंदर पर्सन ने कितना खरीदता है? 10 केजी ऑरेंज खरीदता है। ठीक है, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ ऑरेंज मस्ट बी डिक्रीज? मतलब परसेंट के अंदर हमें कंजम्पशन का डिक्रीज बताना है, सो दैट द एक्सपेंस इंकर्ड बाय ए रिमेन्स द सेम। तो एक्सपेंस की तो हमें इक्वेशन पता है ना, एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट इनटू टोटल कंजम्पशन। और हमें ई को इस बार क्या रखना है? पिछले वाले क्वेश्चन में ई वेरिएबल था जब हम सक्सेसिव चेंज पढ़ रहे थे। ई हमें दे रखा है रिमेन्स द सेम, एक्सपेंस इंकर्ड बाय ए रिमेन्स द सेम। तो ई हमें कैसा दे रखा है? ई हमें कांस्टेंट दे रखा है। पिछले वाले जब हम सक्सेसिव चेंज के क्वेश्चन में इस इक्वेशन को देख चुके हैं, वहां पे ई वेरिएबल था, यहाँ पे ई कांस्टेंट है। ठीक है, सबको इतना समझ में आ गया? तो हम इसको करते हैं सबसे पहले मेथड 1 से सॉल्व करते हैं इसे। इसने मई में 10 केजी खरीदा और जून में पता नहीं कितना केजी खरीदा, तो मैं उसको एक्स केजी बोल दूं। बिल्कुल, एक्स केजी बोल देता हूं। तो ये कंजम्पशन थी। एक्सपेंस कितना आएगा हमारा? यहां से हमारा एक्सपेंस आ गया 1000 रुपए। यहां से कितना एक्सपेंस आया? यहां से हमारा आया 120x। क्या ये 120 और ये 1000 इक्वल होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस तो हमारा कांस्टेंट है। एक्सपेंस तो हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा 1000 इज इक्वल टू 120x आना चाहिए। तो x कितना आ जाएगा? यहाँ से 1000 अपॉन 120, ये हो जाएगा 50/6, 25/3 kg। ठीक है, तो हमें निकालना था परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन ड्यूरिंग फ्रॉम में, ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम मे टू जून। ठीक है, तो 10 माइनस 25/3 का मॉड अपॉन, नीचे क्या लिखते थे? ओल्ड वाली लिखते थे। जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करा होता तो हम नीचे ओल्ड वाली लिखते हैं, ओल्ड 10। ठीक है, ये हो जाएगा 30 माइनस 25/3 इंटू 10%। तो ये हो जाएगा 50/3%। और 50/3 को आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 16.66%। अब ये पॉजिटिव है। अब 16.66% जो चेंज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यहां से देख लो, पहले 10 केजी था, अब इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं? 25 को ये कुछ 8 पॉइंट समथिंग केजी आएगा ना, ये 8 पॉइंट समथिंग केजी आएगा, तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज हुआ। और ये हमें मैनुअली क्यों लिखना पड़ा? ये हमने मैनुअली लिखा क्योंकि हमने ऊपर मॉड लिया था, तो हमने मैनुअली ये करा ऑब्जर्व करके हम इसका साइन लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ मॉड लिया था ना, इसीलिए हमें ये ऑब्जर्व करके मैनुअली साइन देना पड़ेगा कि हमारा कंजम्पशन डिक्रीज हुआ है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही, हमारा कंजम्पशन डिक्रीज हुआ है। तो ये हो गया हमारा मेथड 1, जिसको मैं बुलाऊंगा बेसिक मेथड, क्योंकि इसके अंदर हमने बेसिक डेफिनेशन एक और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चीज का यूज किया है।
ठीक है, तो इस मेथड का नाम रख देते हैं बेसिक मेथड। आओ इसका एक और मेथड देखते हैं, इसके मेथड 2 की बात करते हैं। अब हमारे पे जो इक्वेशन थी ना वो काम आएगी, ई को हमें रखना था कांस्टेंट। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि P पहले कितना था, 100 था, अब P 20% से इंक्रीज हो जाता है। C पहले कितना था, 10 kg था। हमें निकालना है ये कितने परसेंट से डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली ये डिक्रीज होगा ना, क्योंकि हमें ई को कांस्टेंट रखना है। आप ऊपर देखो आंसर भी डिक्रीज में आया है, पर कितनी ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि आपको ई को कांस्टेंट बनाना है। एक चीज इंक्रीज हुई है तो एक चीज डिक्रीज होगी ना, ये डिक्रीज होना तो हमें पहले समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमने ये चीज समझी है इस स्टेप के अंदर। ठीक है, तो इसको रखना था हमें कांस्टेंट। अगर ये 20% से इंक्रीज होता है तो ये कितने परसेंट से डिक्रीज होगा। अब ये कितने परसेंट से डिक्रीज होगा कि ये कांस्टेंट रहे, वो निकालने के लिए हम एनडी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर P 20% से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है 20% क्या होता है, 1/5 होता है ना, 1/5 से इंक्रीज होता है। और इंक्रीज होने वाली चीज को हम क्या लिखते थे, एन डी लिखते थे। तो C कितने से डिक्रीज होगा, n/n+d से डिक्रीज होगा। मैं दिखाता हूं, 1/, अब n+d कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इससे डिक्रीज होगा। तो आ गया ना 16.66% से डिक्रीज होना। देख रहे हो, हमने ये चीज डायरेक्टली निकाल दी। जो ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी, जो कि बुरा मेथड नहीं था, बेसिक मेथड था, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली चीज का यूज किया। लेकिन यहां हमें क्योंकि ये चीज का ध्यान था कि अगर ऐसी इक्वेशन आई कि इस साइड वाली चीज कांस्टेंट है, तो ये चीज अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी। और कितने से डिक्रीज होगी, n/n+d से डिक्रीज होगी। तो इस मेथड से भी सेम आंसर आ रहा है ना, 16.66% से डिक्रीज होना कंजम्पशन का, और ऊपर से भी यही आ रहा है। मतलब ये मेथड सही है ना, प्रूव हो गई ना ये बात। इस मेथड के लिए हमें क्या एक्चुअल वैल्यूज की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए था 20% से इंक्रीज हो रहा है, ये पता था तो हमारे पास n/d आ गया, n/d आ गया तो n/n+d भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज का यूज ही नहीं हुआ, इसलिए ये मेथड फास्टर है। पर आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये इक्वेशन का मतलब क्या है, और यहां पे ये कांस्टेंट लिखा होना चाहिए, वेरिएबल नहीं। क्योंकि वेरिएबल लिखा होगा तो ये भी चेंज होगा। वेरिएबल ऑब्वियसली वेरिएबल लिखा है तो ये चेंज होगा, तो वहां सक्सेसिव चेंज वाली चीज लगेगी, एनडी वाली चीज नहीं लग पाएगी। ठीक है, चलो इसका एक मेथड और देखते हैं। इस क्वेश्चन का मेथड 3 देखते हैं। अब E = P/C था, जहां पे E हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, तो P हमारा 20% से इंक्रीज हो जाता है। तो P को हम 20% से ना इंक्रीज कर देते हैं। 20% से इंक्रीज करने का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, 6/5 से मल्टीप्लाई करना। तो E को तो मैं E की जगह ही लिख देता हूं, और ये तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए। P की जगह मैं क्या लिखूंगा, पहले P लिखा मैंने पहले P लिखा था, तो अब मैं P को 6/5 इंटू P नहीं लिखूंगा, बिल्कुल, क्योंकि अब उसका एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया ना, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना, यही तो दिखाता है 20% का इंक्रीज, यही चीज तो दर्शा रही है 20% का इंक्रीज। ठीक है, और मैं C की जगह अभी C लिख देता हूं। अब E को कांस्टेंट बनाने के लिए मैं इसको 5/6 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, ताकि ये 5 कट जाए और ये 6 कट जाए, और ये P/C दोबारा बन जाए, और ऊपर भी P/C था। ये 5/6 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि मुझे इसको वापस P/C बनाना था, ताकि ये इसके इक्वल आ जाए, क्योंकि E को हमें कांस्टेंट रखना था। तो कंजम्पशन पहले C थी, और अब कंजम्पशन कितनी हो गई, 5/6C। समझ गए, ये थी हमारी कंजम्पशन ओल्ड, ये आ गई हमारी कंजम्पशन न्यू। ये मेथड तो मैंने डायरेक्टली ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन मेथड लिख देते हैं इसका नाम। ये बात आपको डायरेक्टली समझ में आ रही है ना,
कि 6/5 को काटने के लिए मुझे यहाँ 5/6 लिखना पड़ा, और जब मैंने यहाँ 5/6 लिख दिया तो सिंपल सी बात है ना, अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालूंगा मैं कंजम्पशन में, 1 - 5/6 अपॉन 1 इंटू 100%। आप इसको सॉल्व करोगे 16.66% आएगा, और क्योंकि हमने मॉड लिया है तो आप देख लेना ये वैल्यू तो 1 से छोटी है, इसीलिए ये डिक्रीज आएगा। ठीक है, एक तरीका और है इसे सोचने का, ये सारे ना सेम से ही मेथड है, लेकिन सोचने के तरीके थोड़े थोड़े बदल जाते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको एक मेथड, एक तरीका और बताता हूँ इसे सोचने का। ये चीज कांस्टेंट थी ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज कांस्टेंट थी ना, तो मैं P इज इक्वल टू ई अपॉन सी लिख सकता हूं, और क्योंकि ये कांस्टेंट थी, E एक कांस्टेंट थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मैं इज इक्वल टू का साइन हटा के ऐसे लिख सकता हूं, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अब पहले P था, अब P किस में चेंज हो गया था, अब P हो गया था 6/5 P में। तो पहले अगर ऐसे लिखते हैं इसे, चलो आओ, P से P बना 6/5 P, ठीक है, प्राइस ऐसे इंक्रीज हुआ था 20% इंक्रीज, या लिख देता हूं 20% से इंक्रीज हुआ था, तो C क्या होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे तो C इसका उल्टा हो जाएगा, 5/6 C हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, ये स्टेप डायरेक्टली लिखने का लॉजिक था, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, तो इनवर्स हो जाएगा ना, फिर आप परसेंटेज चेंज निकालोगे, फिर से 16.66% डिक्रीज ही आएगा। ठीक है, ये बात भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे अच्छा मेथड तो मुझे इसका एनडी मेथड ही लगता है, क्योंकि ये फास्टर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एनडी से इंक्रीज, तो एन अपॉन एन प्लस डी से डिक्रीज, ये मेथड है। इस मेथड की जगह मैं लिख देता हूँ ऑब्जर्वेशन मेथड, इस मेथड का नाम है ऑब्जर्वेशन मेथड, और इस मेथड का नाम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल को देखना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज तो हमने बहुत कुछ सीखा, आओ लिखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ते हुए हम एक चीज याद रखेंगे कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज करनी है तो हम 1 प्लस उसकी रेशियो फॉर्म कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जब भी परसेंटेज डिक्रीज करनी है तो हम 1 माइनस उसकी रेशियो फॉर्म कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फिर हमने देखा सक्सेसिव चेंज, आओ इसको अलग कलर से लिखते हैं बिल्कुल ही। सक्सेसिव चेंज के अंदर हमने क्या देखा, पहले तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे सक्सेसिव चेंज के, जो डायरेक्ट सैलरी वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट सैलरी क्वेश्चंस लिख देता हूं यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर कोई इक्वेशन है a इंटू बी इज इक्वल टू सी, और सी हमें वेरिएबल गिवन है, तो हम उसको सक्सेसिव चेंज से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने दो सक्सेसिव चेंज का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी देखा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा एनडी मेथड, एनडी से इंक्रीज तो एन अपॉन एन प्लस डी से डिक्रीज। इसका हमने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट सैलरी क्वेश्चन देखा, इसका भी हमने एक सैलरी क्वेश्चन था ए और बी का, डायरेक्ट सैलरी क्वेश्चंस देखे। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा a इंटू बी इज इक्वल टू सी, और c कांस्टेंट है, तो उसको भी हम एनडी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो 1 और कॉन्सेप्ट वीडियो 2 में परसेंटेज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट वीडियो से हम परसेंटेज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। थैंक यू।